सुबह का समय, रसोई में कविता अकेली काम कर रही है। कविता जरा जल्दी हाथ चलाओ क्योंकि रिश्तेदार आने वाले हैं और अभी तक नाश्ते की तैयारी भी पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी को सुबह सुबह इतना काम करने की आदत नहीं है, इसलिए तुम ही संभाल लो। माँ मैं सुबह से काम ही तो कर रही हूँ। पहले आटा गूथा, फिर चाय बनाई, फिर ऊपर का कमरा साफ किया, अब नाश्ता बना रही हूँ। अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो, लड़की हो, ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी तुम्हें कौन सा बाहर नौकरी पर जाना होता है। कमला ठीक ही तो कह रही है, जब लड़की मायके आती है तो घर के काम में हाथ बटाई दिया करती है। हाँ पापा, हाथ बटाना और पूरा घर अकेले संभालना शायद अलग चीज होती है। देखा आपने, अब ये हमें ही जवाब देने लगी है। आजकल की लड़कियों को थोड़ा काम क्या बोल दो, इन्हें लगता है बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अरे मायके सिर्फ आराम करने थोड़ी ना आते हैं। आराम वो तो शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। कुछ लोग घर में होते जरूर है, लेकिन उनकी मौजूदगी कभी महसूस नहीं की जाती। ना उनके आने से फर्क पड़ता है, ना उनके जाने से। वो बस रिश्तों के बीच मौजूद एक जिम्मेदारी बनकर रह जाते हैं। कविता भी ऐसी ही लड़की थी। न मायके में उसकी कोई खास अहमियत थी, ना ससुराल में। मायके में हमेशा कहा जाता, लड़कियां तो पराया धन होती है, और ससुराल में बहुएं जितना चुप रहे उतना अच्छा। मतलब साफ था, कविता हर जगह थी लेकिन कहीं भी नहीं थी। अरे कविता आई हुई है क्या ससुराल से? हाँ आई तो है, लेकिन बस 2 दिन के लिए। वैसे भी लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है। मायके में जितना कम आए उतना ही सही है। और ससुराल में सब कुछ कैसा है इसका? अरे बस ठीक है, कौन सी रानी बनकर रह रही है वहाँ। साधारण घर है, जैसे बाकी बहुएं रहती है वैसी रहती है। हमारी कविता का हिसाब से उसका ससुराल ठीक है, बस यही समझ लो। माँ की बातों में मजाक कम सच्चाई ज्यादा थी, क्योंकि सच में कविता कहीं भी खास नहीं थी। न मायके में उसे कुछ खास पूछा जाता था, ना ही ससुराल में। कविता अभी तक चाय नहीं बनी क्या? मुझे दवाएं खानी है, और तुम्हें पता है ना संगीता को सुबह उठने में तकलीफ होती है। नौकरी भी तो करती है वो। अरे तो वक्त से खुद ही बना लेना चाहिए। बस मम्मी जी अभी बना देती हूँ, मैं पानी भर रही थी मटकों में। और हाँ कविता, मेरे बच्चों का टिफिन भी तैयार कर देना, क्योंकि आज मुझे ऑफिस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है। भाभी मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं हुए अभी तक, आपको कल ही तो कहा था। और मेरा चश्मा साफ कर देना, मुझे अखबार पढ़ना है। कविता फटाफट हाथ चलाओ, अभी तक घर का कोई काम नहीं हुआ। जी जी। कुछ लोग घर में बहू नहीं सुविधा बन जाते हैं। कविता भी उसी कैटेगरी में आ चुकी थी। उसे कोई बुरा नहीं कहता था, लेकिन कोई खास समझता भी नहीं था। वो सबके लिए काम करने का बस एक साधन सी बन गई थी। रात का समय, कविता और दीपक का कमरा। दीपक, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं इस घर में बस काम करने के लिए हूँ? क्योंकि सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक हर किसी को मुझसे कुछ न कुछ चाहिए होता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। अरे तुम बेकार में ज्यादा सोचती हो कविता, क्योंकि हर घर में बहुओं पर जिम्मेदारियां होती है। और वैसे भी मम्मी पापा तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कहते। हर चोट आवाज करके नहीं लगती दीपक। कुछ चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली करती रहती है, और शायद मैं अब वो महसूस करने लगी हूँ। तुम्हें हर बात दिल पर लेने की आदत है, ज्यादा सोचो मत। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपना ही पति आपकी बातों को सोचना ज्यादा कहकर टाल दे। कविता के लिए अपनों का मतलब बदल सा गया था। अब वो बस उनके लिए थी, लेकिन उनके साथ नहीं थी। लेकिन वो अपने नाना जी नानी जी के बहुत करीब थी, जो उसके ससुराल से कुछ ही दूरी पर रहते थे। बीमारी अक्सर रिश्तों की असली परत खोल देती है। सबको दुख तो होता है, लेकिन समय किसी के पास नहीं होता। नाना जी, दवाई का समय हो गया है, पहले ये खा लीजिए, फिर मैं आपके पैर दबा दूंगी, क्योंकि रात में आपको फिर दर्द होने लगता है ना। बाकी सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन तू हर बार सबसे पहले आ जाती है। क्योंकि आपने बचपन से कभी मुझे पराया महसूस ही नहीं होने दिया नाना जी। जब सबको बेटा ज्यादा प्यारा लगता था, तब आप ही कहते थे, मेरी कविता किसी बेटे से कम नहीं है। और मैं आज भी वही कहता हूँ। कभी कभी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान काफी होता है, जो आपको सच में अपना महसूस करवा दे। कविता के लिए वो इंसान उसके नाना जी थे। कविता नाना जी के पास आकर ढेर सारी बातें करती, उन्हें दवाई देती, समय पर खाना खिलाती, डॉक्टर के पास लेकर जाती। इन चीजों से उसके भी मन को एक अलग सा सुकून मिलता था। कविता, एक बात पूछूं, तू कभी थकती नहीं क्या?
क्योंकि सुबह से रात तक सबके लिए भागती रहती है। मैंने कभी तेरे चेहरे पर शिकायत नहीं देखी। थकती हूँ ना नाना जी, बहुत थकती हूँ, लेकिन अब आदत हो गई है, क्योंकि इंसान जब हर जगह खुद को एक्स्ट्रा महसूस करने लगे ना, तब वो शिकायत करना भी छोड़ देता है। तुझे कभी किसी ने समझा नहीं मेरी प्यारी बेटी। शायद मेरी किस्मत में जरूरी होना लिखा ही नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं खास हूँ। मेरे लिए वही काफी है। उस रात जगदीश प्रसाद बहुत देर तक जागते रहे, और शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया जिस लड़की को सबने सामान्य समझा, असल में वही सबसे खास थी। लेकिन हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, बाकी सब तो उसे कांच ही समझते रहते हैं। अगली सुबह जगदीश प्रसाद किसी वकील को बुलाते हैं। उस दिन घर में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद किसी पुराने कागज का काम होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था, एक फैसला होने जा रहा था जो बहुत जल्दी सबकी नजरें बदल देगा। कविता, तू फिर आ गई। तेरे ससुराल वाले तुझे सुनाते होंगे कि तू हर रोज यहाँ आ जाती है। उनका सारा काम खत्म करके आती हूँ मैं नाना जी। उसके अलावा वैसे भी मेरी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती वहाँ। चलिए सब छोड़ तू। बेटा जरा खिड़की खोल दे, क्योंकि कमरे में घुटन सी हो रही है। और हाँ, वो पुराना एल्बम भी निकाल दे। आज पता नहीं क्यों पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं। अभी निकाल देती हूँ नाना जी, लेकिन पहले दवाई खा लीजिए, क्योंकि कल भी आपने बहाना बना के टाल दिया था, और बाद में पूरी रात दर्द की वजह से सो नहीं पाया। तो ना बिल्कुल अपनी नानी पर गई है। वही डांट, वही चिंता। मैं तो नानी के आगे कुछ भी नहीं हूँ नाना जी। आदमी जब बूढ़ा होता है ना, तब उसे समझ में आने लगता है कि जिंदगी भर किसने रिश्ते निभाए और किसने सिर्फ मतलब निभाया। कविता चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये दर्द सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये उस अकेलेपन का दर्द है जो उम्र के आखिरी पड़ाव में सबसे ज्यादा चुभता है। डॉक्टर को इतना बार बार बुलाने की क्या जरूरत है? उम्र हो गई है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी। और ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने कितना पैसा लग गया? सच कहूँ तो अब पूरा घर अस्पताल जैसा लगने लगा है। हर समय दवाई, हर समय देखभाल, इंसान खुद भी थक जाता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी इनके नाम कर दी, आज उनकी बीमारी उन्हें बोझ लग रही है। कैसे रिश्ता है ये? रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि जब तक इंसान मजबूत रहता है, सब उसके आसपास रहता है, लेकिन जैसे वो किसी पर निर्भर होने लगे, लोग धीरे धीरे उसे बोझ की तरह देखने लगते हैं। रात में दीपक और निर्मला देवी ससुराल में बातें कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी को शायद नाना जी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। उसे घर की कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ कितने काम पड़े, लेकिन उसे तो बस अपने नाना जी के पास बैठना है। मम्मी, वो नाना जी की तबीयत सच में बहुत खराब है, इसलिए जाती रहती है। तो क्या बाकी लोग नहीं है वहाँ? सब कुछ उसी को ही करना है क्या? शादी के बाद लड़की का पहला फर्ज ससुराल होता है, लेकिन आजकल की लड़कियों को कौन समझाए? अरे रहने भी दो निर्मला, बूढ़े आदमी की सेवा कर रही है तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन अपना घर भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? देखो कविता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम वहां जाओ, लेकिन कल यहाँ प्रेस के कपड़े रह गए थे तो मुझे करने पड़े। ये सब नहीं होना चाहिए। जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कविता जहां भी थी उसे हमेशा ये एहसास दिलाया जाता था कि वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। मायके में रहे तो ससुराल संभालो, ससुराल में रहे तो मायके वालों की तरह मत रहो। मतलब साफ था, उसे कहीं भी पूरी जगह नहीं मिली थी। कुछ दिनों बाद रात में नाना जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। कविता से रहा नहीं जाता और वो उनके पास चली जाती है। पूरी रात वो उनके सिरहाने बैठी रही, और वहीं उसने उस शख्स को भी खो दिया जिनके लिए वो सबसे खास थी। सुबह हॉल में सब लोग थे, वकील भी मौजूद थे। वकील साहब, आप अचानक किस लिए आए? जी, जगदीश जी ने कुछ जरूरी कागज तैयार करवाए थे। कौन से कागज? जगदीश जी अपने हिस्से की जमीन, पुराना मकान और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स अपनी नातिन कविता के नाम पर कर गया। क्या? कविता के नाम? लेकिन पिताजी ने हमारे नाम कुछ नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि अपने बेटा बेटी को छोड़कर सब कुछ नातिन को दे दिया। जी, उनकी आखिरी इच्छा यही थी। ये रही फाइल और ये रहे कागज। कविता जी, आप ये ले लीजिए। लेकिन ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? अब इन सब की असली वारिस आप ही हैं। पहली बार कविता के लिए लोगों की आवाज बदल गई थी, लेकिन ये बदलाव प्यार का नहीं था। बदलाव था जायदाद का, पावर का, जिसके चलते किसी को ना दिखने वाली कविता अब सबकी नजरों में आ गई थी। कुछ खबरें घर का माहौल बदल देती है और कुछ खबरें
रिश्तों के चेहरे। जगदीश प्रसाद के फैसले के बाद अब कविता वो लड़की नहीं रही थी जो कल तक घर के कोने में चुपचाप काम करती थी। अब अचानक सबको उसकी याद आने लगी थी। अगली सुबह मायके में। कविता बेटा, तू सुबह से काम क्यों कर रही है? जा थोड़ी देर आराम कर ले। अरे तू बेटा यहाँ मेहमान बनकर आई है, काम करने के लिए नहीं। हाँ बेटा, और सुन, तेरे लिए मैंने तेरी पसंद की मिठाई भी मंगवाई है, क्योंकि बचपन से तुझे काजू कतली बहुत पसंद थी ना। पापा, आपको याद है मुझे क्या पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है, बापू तेरा सब याद रहता है। कविता बस उन्हें देख रही थी। उसे याद था उसी घर में उसकी पसंद कभी पूछी नहीं जाती थी। कभी जो बच जाता वही उसकी प्लेट में रखा जाता। आज अचानक उसकी पसंद सबको याद आने लगी थी। अरे कविता बेटा, तू हाथ मत लगा, मैं और तेरी भाभी सब संभाल लेंगे। आखिर तू इतनी बड़ी जिम्मेदारियों वाली लड़की हो गई है। मां, जिम्मेदारियां तो पहले भी थी, तब तो आपने नहीं कहा बैठ जा। अरे तब हालात अलग थे, बैठ जा ना तू। तब मैं अलग थी शायद। कविता को अब हर मीठी आवाज में मतलब सुनाई देने लगा था, क्योंकि व्यवहार अचानक नहीं बदलते हैं, उनके पीछे वजह होती है। और कविता को असली वजह पता थी, लेकिन अभी तक उसने किसी को कुछ कहा नहीं था। वो देखना चाहती थी कि जब कोई आपको महत्व देता है तो असल में कैसा लगता है, क्योंकि आज तक उसने ये चीज अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी। अरे कविता आ गई? मोहित, जरा बहू का सामान ऊपर रखवा दे। अरे इतना वजन उठाना उसकी आदत नहीं है, बहुत कुछ होगा ना इसमें तो। हाँ भाभी दीजिए। हाँ, मुझे बाहर तक बुला लेते, मैं आपको लेने आ जाता। अरे बहू तो थक गई होगी, पहले बैठ जा, चाय पी ले, फिर आराम से बातें करेंगे। और आगे कैसे करना है, सब कुछ क्या करना है, सब मिलकर बात करते हैं। हाँ कविता, मैंने तेरे लिए अपना एसी वाला कमरा खाली कर दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। अब फैसले लेने के लिए दिमाग तो ठंडा रहना ही चाहिए। अब मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती हूँ, रुको। हाँ, और वो काजू बादाम थे ना, जरा वो भी ले आना। बहुत थक गई होगी कविता बिटिया, इतने दिनों से नाना जी की सेवा कर रही थी, लेकिन देखो सेवा का फल कितना मीठा होता है। यही घर था जहां कविता रोज सबसे पहले उठती थी, सबसे आखिर में सोती थी, और तब किसी को उसकी थकान नहीं दिखाई देती थी। और आज उसके सोने, खाने, पीने की सबको फिक्र होने लगी थी। रात में कविता, मुझे सच में बहुत खुशी है कि नाना जी ने तुम पर इतना भरोसा किया, क्योंकि तुम ना ये सब डिजर्व करती हो। सच में? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें नहीं समझता क्या? तो फिर जब मैं रात रात भर रोती थी, तब तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं थोड़ा सा प्यार डिजर्व करती हूँ? जब इस घर में मुझे सिर्फ जिम्मेदारियों की तरह देखा जाता था, तब तो तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज अचानक तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आने लगी। अरे तुम गलत समझ रही हो कविता। नहीं दीपक, आज पहली बार सही समझ रही हूँ। इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास हो कि उसका महत्व उसकी वजह से नहीं, उसकी कीमत की वजह से है। अब ससुराल में कविता से पूछा जाता, बहू क्या खाना है? मायके में पूछा जाता, अरे बेटा तू थक तो नहीं गई? पहले जो लोग उसे बीच में टोक देते थे, अब उसकी हर बात ध्यान से सुनने लगे थे। लेकिन कविता अब बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी नहीं थी जो जल्दी से पिघल जाती थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि ये अचानक मिला सम्मान उसके लिए नहीं है। एक दिन दोनों परिवार साथ में बैठे थे, तब कविता बेटा, मैंने सोचा है तुम अब बड़ों से सलाह मशवरा कर लो कि तुम्हें इन सब पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आखिर बेटी जैसी है हमारी बहू, वो जो करेगी सोच समझ कर ही करेगी। हाँ बहू है आपकी, लेकिन हमारे तो जिगर का टुकड़ा है, उसे पता है किसे कितना मान देना है। एक बात पूछो आप सबसे, अगर नाना जी वो जमीन मेरे नाम ना करते, तब भी क्या मैं इतनी ही अच्छी लगती आप सबको? अरे ये कैसी बात कर रही है कविता तू? सच वाली बात है माँ, क्योंकि झूठ तो मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। अरे बहू, हम लोग तो तुझे हमेशा अपना ही मानते थे। अपना? किस बात में अपना मानते थे मम्मी जी? जब पूरा घर सोता था तब मैं रसोई में खड़ी रहती थी, तब मैं अपनी नहीं थी। जब बुखार में भी मैंने सबके टिफिन बनाए थे, तब मैं अपनी नहीं थी। जब मुझे सिर्फ काम के समय याद किया जाता था, तब मैं अपनी नहीं थी। आप सबको पता है सबसे दुख की बात क्या है? मुझे कभी इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं था। दुख इस बात का था कि मेरे पास लोग होते हुए भी कोई मेरा नहीं था। कविता, ये तुम... नहीं दीपक, आज मुझे बोलने दो।
आज तक ना मुझे मायके से प्यार मिला ना ससुराल से। हाँ, जिम्मेदारियां बहुत मिली, काम बहुत मिला, समझौते बहुत मिले, लेकिन प्यार नहीं मिला। और आज वो अचानक से बदल गया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ इंसान की वैल्यू नहीं होती, पैसों की वैल्यू होती है। आज आप लोग मुझे नहीं, मेरे नाम हुई जमीन को प्यार दे रहे हो। उस पल किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच बहुत सीधा था और सीधी बातें सबसे ज्यादा चुभती है। उस दिन पहली बार दोनों घरों में एहसास हुआ, उन्होंने एक अच्छी लड़की को कभी उसकी अच्छाई की वजह से महत्व नहीं दिया। उसे महत्व मिला सिर्फ तब जब उसके पास पैसा आ गया। शायद यही रिश्ते होते हैं, जब तक आपकी वलूर बढ़ नहीं जाती तब तक शायद आपके अपने भी आपको कुछ खास नहीं समझते हैं। नाना जी, मैं हमेशा से चाहती थी मैं सबके लिए खास बनूं, कोई मेरे लिए भी फिक्र करे, कोई मेरी बात को भी इम्पोर्टेंट माने। और आज जब हर कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, तब जाकर समझ में आया है कि मेरी अच्छाई, मेरे स्वभाव, मेरी सादगी को कभी किसी ने पसंद ही नहीं किया। उन्होंने इज्जत प्यार दिया तो उस लड़की को जिसके पास काफी प्रॉपर्टी आ चुकी थी। इसलिए अब मुझे किसी से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं है, ना प्यार की ना ही इज्जत की। जिंदगी में कभी कभी एक इंसान ही काफी होता है जो आपको बिना किसी मतलब के अपना मान ले। कविता के लिए वो इंसान उसके नाना जी थे। बाकी रिश्ते बस हालात के साथ बदलते रहे, जिनसे अब कविता को कोई उम्मीद नहीं थी। घर की बैठक में सब लोग बड़ी चिंता में डूबे थे और माहौल काफी भारी था। अरे आर्यन, कुछ तो हाथ पांव मार बेटा, ऐसे खाली हाथ पर हाथ धरकर बैठने से घर का चूल्हा कैसे चलेगा। तेरे पिता अब रिटायर हो गए हैं, घर की जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मम्मी, मैं क्या खाली बैठना चाहता हूँ, मार्केट की हालत तो देखो, मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, जहाँ हाथ डालता हूँ वही नुकसान हो रहा है। कल भी 2 जगह जाकर आया था, सबने मना कर दिया। शांत हो जाओ कुसुम, चिल्लाने से समाधान नहीं निकलेगा। बेटा देख ले, अगर कहीं छोटा मोटा काम भी मिलता है तो पकड़ ले, घर चलाने में अब सच में दिक्कत हो रही है। सुनिए जी, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी आफत आने वाली है। कल राशन वाले को भी पैसे देने हैं, दूध वाले का भी पिछला बकाया पड़ा है। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी, पापा जी, अगर आप कहे तो मैं कुछ काम देख लूं, आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मुश्किल समय में हाथ बटाना मेरा भी फर्ज है। सिया, तू रहने दे, तुझे शादी के 5 साल हो गए हैं, घर गृहस्थी के चक्कर में तेरी प्रैक्टिस भी छूट गई होगी। अब बाहर तुझे कौन काम देगा, और तुझे तो बाहर की ऊंच नीच का अंदाजा भी नहीं है। कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं अपनी सहेली निशा से बात करती हूँ, शायद वो कहीं मेरी मदद कर सके, कम से कम घर का थोड़ा बोझ तो हल्का होगा। कुसुम ने अपनी बहू की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा और फिर गहरी सांस लेकर अपनी सहमति दे दी। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो एक बार देख ले, पर अपना ख्याल रखना, आजकल का जमाना बहुत खराब है। अगले दिन सुबह सिया अपनी सहेली निशा के साथ नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए एक छोटे से दफ्तर पर पहुंची। मिश्रा जी, ये सिया जी आई हैं इंटरव्यू के लिए। देखिए सिया जी, हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिल्कुल आज के काम में एक्सपर्ट हो। आपने 5 साल से कोई काम नहीं किया है, हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी सब सीख जाऊंगी, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। सॉरी, आप जा सकती है। हमें अनुभवी और अपडेटेड लोग चाहिए, सिखाने का वक्त नहीं है हमारे पास। सिया और निशा बड़ी उम्मीद लेकर 2-3 और दफ्तरों में गई, लेकिन हर जगह उन्हें मना कर दिया गया था। यार सिया, ये चौथी जगह थी, यहाँ इन्होंने भी मना कर दिया। आज तो हमारी किस्मत ही खराब लग रही है। पता नहीं निशा, अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, सबको कितनी उम्मीदें हैं मुझसे। आर्यन ने तो पहले ही कहा था कि नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। चल अभी इतना मत सोच, सुबह से भटक रहे हैं, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। वो देख सामने मोमोज का ठेला है, चल कुछ खाते हैं। वो दोनों बाजार के एक कोने में खड़े मोमोज वाले के पास जाकर खाने लगती हैं। जी, ये क्या बनाया है इसने, बिल्कुल बेस्वाद और कच्चा मैदा है, और इसकी चटनी एकदम तीखा लाल पानी है, स्वाद तो नाम का ही नहीं है। अब जो मिला है वही खा ले निशा, नखरे मत कर, हम यहाँ दावत खाने थोड़ी आए हैं। यार सिया, मुझे तेरे हाथ के मोमोज की याद आ गई, क्या जबरदस्त बनाती थी तू। सच बताऊं, इस ठेले वाले से तो लाख गुना बेहतर स्वाद तेरे हाथों में है। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो बुराई क्या है। निशा चुप कर, लोग सुन लेंगे, मैं घर की बहू हूँ। तू चाहती है मैं सड़क पर खड़ी होकर मोमोज बेचूं? क्या इमेज रह जाएगी मेरी, ससुराल वालों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। अरे देख तो सही, इस सड़े हुए मोमोज के लिए कितनी भीड़ लगी है। अगर तू थोड़े साफ सुथरे और बढ़िया मोमोज खिलाए तो सोच कितनी कमाई होगी, इसमें शर्म कैसी, काम तो काम होता है। तू पागल हो गई है, मेरा दिमाग खराब मत कर,
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। घर वाले क्या सोचेंगे कि उनकी बहू ठेला लगा रही है? कभी नहीं। चल यहाँ से, मुझे और कुछ नहीं सुनना। शाम ढल चुकी थी और सिया घर लौटते ही पूरे रास्ते निशा की बातों और घर की तंगी के बारे में ही सोचती रही। सिया रात भर सो नहीं पाई थी और उसके दिमाग में बस निशा का आइडिया और घर के हालात घूम रहे थे। सुबह उठते ही सिया ने निशा को फोन किया। निशा, मैंने रात भर सोचा, तूने जो आइडिया दिया था क्या वो सच में काम करेगा? मेरा मतलब है, क्या लोग मेरे हाथ के मोमोज पसंद करेंगे? देख सिया, मैं सच बता रही हूँ, तेरे स्वाद के आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल है। बस एक बार हिम्मत करके तो देख। नौकरी मिलना तो आज के जमाने में इतना आसान नहीं है, पर अपना हुनर दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसमें तो पैसे चाहिए होते हैं ना। तो चिंता मत कर, मेरी थोड़ी सेविंग्स से पड़ी हैं। और तू भी अपनी गुल्लक दे। छोटे से शुरू करेंगे, कॉर्नर में छोटा सा सेटअप, बस एक बार हाँ बोल दे। सिया ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी गुल्लक तोड़ी थी और उसमें से निकले थोड़े बहुत पैसों को जमा किया था। नीचा, इसमें तो बहुत कम पैसे हैं, इतने में क्या होगा? बहुत है सिया, एक छोटा सा गैस चूल्हा और थोड़ा मैदा और सब्जियां ही तो चाहिए। तू बस तैयारी कर, मैंने शहर के कोने में एक छोटी सी जगह देख ली है, वहाँ भीड़ बहुत रहती है। ठीक है, पर घर पर क्या कहूंगी? अगर उन्हें पता चला कि मैं सड़क पर दुकान लगा रही हूँ तो वो कभी इजाजत नहीं देंगे। तो बस ये बोल देना कि तुझे कंपनी में फील्ड वर्क की नौकरी मिल गई है, सुबह निकलना और शाम को घर, किसी को शक नहीं होगा। अगले दिन सुबह सिया ने तैयार होकर भारी मन से घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया था। अरे वाह बहू, आज तो तेरा चेहरा चमक रहा है। क्या कहीं बात बन गई? हाँ मम्मी जी, एक कंपनी में सेल्स की नौकरी मिल गई है। थोड़ा बाहर का काम है, इसलिए भाग दौड़ आएगी और आने में भी थोड़ी देर हो सकती है। देख सिया, अगर तुझे लगे कि काम ज्यादा भारी है तो बता देना, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखना पापा जी। अब मैं चलती हूँ। सिया और निशा ने मिलकर एक छोटे से ठेले को अच्छे से साफ किया और उसे रंगों से सजाकर अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। निशा, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, अगर कोई पहचानने वाला आ गया तो? तूने ये दुपट्टा चेहरे पर क्यों बांधा है? बस ऐसे ही रह। और देख, पहला ग्राहक आ भी गया। आंटी, एक प्लेट मोमोज देना, बड़ी भूख लगी है और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ये लो, चटनी संभाल कर खाना, थोड़ी तीखी है। पिंकू मोमोज का पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही खुशी से झूम उठा था और अपनी मम्मी को बुलाने लगा था। मम्मी मम्मी, जल्दी आओ, ये वाले मोमोज उस अंकल वाले से बहुत ज्यादा टेस्टी है, देखो कितने सॉफ्ट है। अरे सच में, स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। और देखो बेटा, यहाँ कितनी सफाई है। बहन जी, आपकी चटनी का स्वाद तो बिल्कुल अलग है। एक प्लेट भी पैक कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आप लोग आते रहिएगा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, सिया की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती चली गई और उसकी सारी तैयारियां खत्म हो गई थी। देख सिया, मैंने कहा था ना, पहले ही दिन सब बिक गया। ये देख तेरी पहली कमाई। निशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब सच में हो रहा है। इतने पैसे तो मुझे महीने भर की नौकरी में भी शायद ना मिलते। ये तो बस शुरुआत है सिया, अब देख तेरा ये छोटा सा कोना कैसे पूरे शहर में मशहूर होता है। पर याद रखना, घर पर अभी कुछ मत बताना। रात को जब सिया घर पहुंची तो उसने अपनी थकान छिपाकर चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली थी। आ गई बहू, थकी हुई लग रही है। कैसा रहा पहला दिन? कुछ काम समझ में आया? हाँ मम्मी जी, काम तो अच्छा है, बस थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। ये लीजिए, आज की थोड़ी सैलरी एडवांस मिली है, इससे थोड़ा राशन ले आइएगा। इतनी जल्दी एडवांस? चलो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आर्यन, देख सीख कुछ अपनी पत्नी से। आर्यन ने सिया की तरफ गर्व से देखा, लेकिन सिया के मन में एक डर था कि ये झूठ कब तक टिक पाएगा। सिया की मोमो शॉप को शुरू हुए अब 1 महीना बीत चुका था और उसके स्वाद का जादू पूरे इलाके में फैल गया था। निशा, आज तो मैदा कम पड़ गया, देख कितनी भीड़ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लोग लाइनों में लगकर मेरे हाथ के मोमोज का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना सिया, स्वाद और सफाई का कोई मुकाबला नहीं है। अब देख, तूने इस छोटे से ठेले को सिया के स्वाद के नाम से मशहूर कर दिया है। लोग अब उस पुराने ठेले वाले के पास फटकते भी नहीं हैं। बस डर इस बात का है कि कहीं घर का कोई सदस्य यहाँ से ना गुजर जाए। मैं ये दुपट्टा चेहरे पर लपेट कर तो रखती हूँ, पर कभी कभी सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चिंता मत कर, ये कोना शहर के दूसरे छोर पर है, तेरे घर वाले इधर कभी नहीं आते। तू बस अपने काम पर ध्यान दे, आज की कमाई देख कितनी तगड़ी होने वाली है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और सिया के हाथ बिजली की रफ्तार से मोमोज सर्व कर रहे थे। अरे सिया बहन, आज तो पत्ता गोभी और गाजर खत्म हो गए हैं, ये लो फ्रेश सब्जियां। आपकी वजह से मेरी भी सारी सब्जियां शाम तक बिक जाती हैं। शुक्रिया राजू भैया, बस ऐसे ही अच्छी सब्जियां देते रहिएगा, क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। अरे बहन, 2 प्लेट पनीर मोमोज देना, मेरी किटी पार्टी की सहेलियों ने तुम्हारे मोमोज की बड़ी तारीफ की थी, आज खुद चखने आई हूँ।
जी अभी देती हूँ। बहन जी बस 2 मिनट रुकिए। सिया ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी आवाज और चलने का तरीका थोड़ा सा बदल लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तभी उसी सड़क की दूसरी तरफ से विमला का बेटा बंटी अपनी बाइक पर सवार होकर गुजर रहा था। अरे ये मोमोज वाले की कदकाठी तो बिल्कुल सिया भाभी जैसी लग रही है। वही चाल वही सलीका। पर भाभी तो किसी ऑफिस में सेल्स की नौकरी करती है, फिर वो यहाँ सड़क पर क्या कर रही होगी। बंटी ने अपनी बाइक रोकी और दूर से छिपकर सिया को गौर से देख लिया था। अरे ये तो सच में सिया भाभी है। वो देखो दुपट्टा थोड़ा सरका तो वही चेहरा है। ये तो गजब हो गया, खानदानी बहू और यहाँ सड़क पर ठेला लगा रही है। ये खबर तो मम्मी को देनी पड़ेगी। बंटी ने तुरंत अपने मोबाइल से सिया के ठेला चलाते हुए और ग्राहकों को मोमोज देते हुए 2-3 फोटो खींच लिए थे। उधर घर पर शाम के समय कुसुम और कैलाश बड़ी शांति से बैठे चाय पी रहे थे और घर के सुधरे हालात की चर्चा कर रहे थे। सुनी जी बहू की नौकरी लगने के बाद घर की रौनक वापस आ गई है। देखिए ना, आर्यन के चेहरे पर भी अब वो तनाव नहीं रहता है। बहू बड़ी हिम्मत वाली निकली। हाँ कुसुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसे इतनी धूप में बाहर भटकना पड़ता है। सेल्स की नौकरी में कितनी भाग दौड़ होती है। बेचारी सुबह जाती है और रात को थक कर चूर होकर आती है। मम्मी पापा मैं सोच रहा हूँ कि सिया की कंपनी में जाकर उससे मिल लूँ। कल उसका जन्मदिन है, उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसने कभी अपने ऑफिस का पता ठीक से नहीं बताया, बस इतना कहा कि मार्केट में रहती है। हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वो कहती तो है कि उसका कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, उसे तो दुकानों पर जाकर मीटिंग करनी होती है। इसी बीच विमला बड़ी तेजी से सुमन के घर में दाखिल हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। अरे सुमन बैठी है, अरे बड़े आराम से। तुझे पता भी है तेरी नौकरी पेशा वाली बहू आजकल शहर के कौन से कोने में अपनी सेल्स की ड्यूटी बजा रही है। क्या मतलब है तेरा विमला, साफ साफ बोल क्या हुआ। अरे मैं क्या बोलूं, ये देख मेरा बेटा बंटी अभी बाजार से आया है। उसने कुछ ऐसी तस्वीरें खींची है जिन्हें देखकर तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बंटी दिखा अपनी चाची को। बंटी ने अपना फोन आगे बढ़ा दिया था जिसमें सिया ठेले पर खड़ी मोमोज बेच रही थी। ये सिया है, ये तो वही साड़ी है जो मैंने उसे पिछले साल जन्मदिन पर दी थी। इस सड़क पर खड़ी होकर क्या कर रही है। ये तो मोमोज का ठेला है। सिया ये काम कर रही है, उसने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। ये मुमकिन नहीं है, सिया ऐसा क्यों करेगी। मम्मी ये फोटो पुरानी भी हो सकती है। पुरानी नहीं है बेटा, आज की है। देख ले वही दुपट्टा और वही सैंडल। सुमन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हम तो तुम्हें बड़ा खानदानी समझते थे, पर तुम्हारी बहू तो सड़क पर उतर आई है। अब समाज में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। कुसुम की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों साफ झलक रहे थे और उसका गला रुंध सा गया था। विमला तू अभी यहाँ आ जा, हमें आपस में बात करनी है। विमला और बंटी के जाते ही घर में एक भयावह सन्नाटा पसर गया था जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत था। मम्मी मैं अभी जाकर सच्चाई का पता लगाता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिया ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया। रुक जाओ आर्यन, वो घर आती ही होगी, उसे आने दो, हम आमने सामने बात करेंगे। अगर उसने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मम्मी ये सब क्या है, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। सिया ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो सड़क पर खड़ी होकर मोमोज बेच रही है। आह, लोग क्या कहेंगे। मेरी अपनी कोई साख है या नहीं। मैं अभी जाकर उसका वो ठेला सड़क पर पलट देता हूँ। कल को मेरे दोस्त वहां से गुजरेंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरा भी सिर शर्म से झुक गया है कुसुम। खानदानी लोग हैं हम। रिटायर्ड सरकारी अफसर की बहू सड़क पर दुकान लगाती फिरेगी तो समाज थू थू करेगा। विमला तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। बस कीजिए आप दोनों, बहुत बोली आप लोगों ने। आर्यन तू किस इज्जत की बात कर रहा है। वो इज्जत जो तब मिट्टी में मिल रही थी जब घर में राशन के पैसे नहीं थे। और आप जी, आप तो रिटायर होकर घर में बैठ गए हैं। क्या आपने कभी बैठकर ये हिसाब लगाया कि पिछले 1 महीने में घर का खर्चा कैसे चल रहा है। पर मम्मी मोमोज बेचना कोई काम है। हम क्या इतने गिर गए हैं। क्यों नहीं है काम, तू सालों से बिजनेस कर रहा है आर्यन। क्या उखाड़ लिया तूने, सिवाय घाटे और उधार के इस घर को कुछ दिया है क्या। तू तो अपना बिजनेस भी नहीं संभाल पाया। और उस बच्ची को देख जिसे तू कह रहा था कि नौकरी नहीं मिलेगी। उसने 1 महीने में न केवल पैसा कमाया बल्कि पूरे शहर में अपना नाम कमा लिया। कम से कम उसने हिम्मत तो दिखाई। तुम्हारी तरह हार मानकर घर के कोने में तो नहीं बैठ रही। आर्यन और कैलाश ये निरुत्तर थे। तभी बाहर से सिया की कदम रखने की आवाज आई और वो थकी हारी घर के अंदर दाखिल हुई। मम्मी जी आज थोड़ा ज्यादा काम था तो आने में देर हो गई। ये लीजिए आज की थोड़ी और कमाई। सिया ने जैसे ही ऊपर देखा उसे सामने पूरे परिवार का सख्त चेहरा और मेज पर रखा बंटी का फोन नजर आया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आ गई तू, कौन से ऑफिस में काम करती है सिया
और आज कौन सी कंपनी का माल बेचा तूने? मम्मी जी, वो सेल्स का काम है ना, तो मीटिंग्स में थोड़ा वक्त लग जाता है। कुसुम ने बिना कुछ कहे मेज पर रखा फोन सिया की तरफ घुमा दिया, जिसमें वो ठेले पर खड़ी मोमोज सर्व कर रही थी। ये देख, यही ऑफिस है तेरा? ये सड़क का कोना और ये मोमोज का ठेला? सच सच बता सिया, ये तू ही है ना, या मेरी आंखों का कोई धोखा हुआ है? सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों से पैसों का बैग छूट गया और उसकी आंखों से आंसू की धार बहने निकली। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आप लोगों को धोखा देने का नहीं था। मुझे डर लग रहा था कि आप लोग समाज और खानदान की इज्जत की खातिर मुझे रोक देंगे। मुझे लगा आप लोग बुरा मानेंगे कि आपके घर की बहू सड़क पर काम करती है। कुसुम का कठोर चेहरा अचानक पिघल गया। वो अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर सिया के आंसू पोंछे। पगली, काहे की इज्जत? जब पेट में रोटी नहीं रहेगी तो क्या ये समाज हमें इज्जत देने आएगा? आज तूने हमें इतनी सुख सुविधा दी है, घर का राशन भरा है, पापा की दवाइयां समय पर आ रही है, दूध वाले का हिसाब चुकता हुआ है। क्या ये किसी और ने किया है? मम्मी जी, आप गुस्सा नहीं है? गुस्सा इस बात पर हूं कि तूने अपनी इस माँ को पराया समझा। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तेरे पापा रिटायर होकर बेबस हो गए, मेरा बेटा धंधा चौपट करके उम्मीद खो बैठा, पर तूने हार नहीं मानी। तूने हमारे घर की गिरती हुई दीवार को सहारा दिया है। तूने वो कर दिखाया जो कोई बेटा भी नहीं कर पाता। आर्यन और कैलाश जी चुपचाप खड़े कुसुम की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। देख रहा है आर्यन, ये होती है हिम्मत। तूने इसे कमजोर समझा था, पर ये हम सबकी ताकत निकली। कल से तू और तेरे पापा भी इसके साथ जाएंगे। इज्जत हाथ पर हाथ धरकर बैठने में नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने में है। आज से ये बहू की मोमोज शॉप नहीं, हमारे परिवार की शॉप है। अगले दिन सुबह सुबह सब सिया का हाथ बटाने के लिए उसकी मोमोज वाली दुकान पर पहुंच गए। बहू, आज मुझे समझ आया कि मुझे तुझे घर की चार दीवारी में रखकर तेरी काबिलियत को कैद कर दिया था। आज से मैं हिसाब संभालूंगा, तू बस अपने हाथों का जादू दिखाती रहे। और मैं ऑर्डर लूंगा सिया, आज के बाद तू कभी अकेले संघर्ष नहीं करेगी। अरे वाह सिया बहन, आज तो दुकान की रौनक ही बदल गई। अब तो इसे बड़ा रेस्टोरेंट बनाने का वक्त आ गया है। शुरुआत तो छोटी ही थी राजू भैया, पर अब परिवार का साथ मिल गया है तो मंजिल भी बहुत बड़ी होगी।